Good evening, students, and once again, welcome in the world of accountancy. In the previous class, I told you about how to post entries from journal to ledger. I hope कि आपको पोस्टिंग करना समझ में आ गया होगा। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं एंड दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सभी को पता है कि एवरी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस अफेक्ट्स बैलेंस शीट। Although it is not visible to you because balance sheet is prepared at the end of the year, or in case of companies there is quarterly preparation of results. As such, after every 3 months balance sheet is prepared, but it is not so कि transactions will not impact balance sheet. Every transaction, every moment the transaction takes place, it transforms the balance sheet. आज हम इस बात पे फोकस करेंगे, इस बात को समझेंगे कैसे ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट को प्रभावित करता है और कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करके दिखाने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हम सॉल्व करना शुरू करें इससे पहले हम आपको ये दिखलाना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है। हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वो बैलेंस शीट का ही एक फॉर्म है। When we prepare balance sheet, जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम क्या दिखलाते हैं? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। Means we show all the capital and liabilities on the left hand side and assets on the right hand side, and that should be equal. So we can say that capital plus liabilities is equal to assets. यानी कैपिटल और लाइबिलिटी मिला के असेट्स के बराबर होते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट कहता है। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और हर ट्रांजैक्शन हमारे इस इक्वेशन को प्रभावित करता है। तो अब इस क्वेश्चन में जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कैसे हर ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन के रूप में है और वो बैलेंस शीट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, how these transactions will be put in the form of accounting equation. First of all, serial number of the transaction, then transaction, what is the transaction that will be right here, transactions, and सवाल सॉल्व करने के पहले आप एक बार सवाल को पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि असेट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं और लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आने वाली है, ताकि उसके लिए आप कॉलम बना सकें। सो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कैश कॉलम तो आना ही है और कैपिटल भी आना ही है। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब लेट अस प्रिपेयर फर्स्ट कॉलम इज ऑफ कैश, then
सेकेंड कॉलम इज ऑफ स्टॉक, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक आएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ भी स्टॉक से ही मतलब है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसका मतलब हमारे पास फर्नीचर भी होगा असेट्स में। अगली एंट्री है पेड रेंट, यहाँ कैपिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। रिसीप्ट कमीशन, कैश और कैपिटल। विड्यू फॉर पर्सनल यूज, सो कैश एंड कैपिटल। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सो there will be involvement of sold goods on credit. If we are selling goods on credit, so we are creating debtors. Therefore, debtors is an item of asset. We will write debtors here. And paid to creditors, it means creditors will also be there. Therefore, so this is asset and is equal to liability plus capital. It means liability paid to creditors, it means creditors are there, and capital तो आपका है ही, creditors plus capital. तो ये इन्हीं कॉलम में आपको एंट्री करनी है. This has been already prepared. Now we will write the first transaction. What is the transaction? Started business with cash. Started business with cash. जब बिजनेस स्टार्ट होता है और प्रोप्राइटर फर्म में पैसा डालता है तो बिजनेस के पास क्या आता है? कैश आता है 90,000. आप जर्नल एंट्री करते हैं तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. 90,000 कैश यहाँ पे आया और ये 90,000 बिजनेसमैन ने दान नहीं किया है, ये उसे वापस चाहिए प्रॉफिट के साथ, इसलिए दिस हैज बिकम ए लायबिलिटी. सो यहाँ कैपिटल में आप दिखलाएंगे 90,000. अब आप देखिए असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अभी क्रेडिटर में कुछ नहीं है, 0. ये हमेशा बराबर रहेगा. बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल. 90,000 कैश हैज कम एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिटर्न दिस कैश which has come in the form of capital to the proprietor. तो ये हमने यहाँ पे दिखला दिया. Then we come to second transaction, purchase goods for cash. Purchase goods for cash. Now स्टॉक में आपके पास कितना पैसा है? पेटी में आपके कितना पैसा है? 90,000 है. आपकी कैश पेटी में 90,000 है और हमने गुड्स कितने का खरीदा है? 30,000 का. इसका मतलब क्या हुआ? 30,000 इस ट्रांजेक्शन में कैश से माइनस होगा और कैश से तो माइनस होगा लेकिन स्टॉक में 30,000 प्लस हो जाएगा. दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0. 30,000 हमने कैश पे किया और 30,000 का स्टॉक हमारे पास आ गया. दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड. देयरफॉर एवरीथिंग एल्स विल बी. नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी that your cash will be 60,000, stock will be 30,000, furniture 0, debtors 0 is equal to creditors 0, capital 90,000. आप देखेंगे कि ये 60,000 plus 30,000 90,000 is equal to this 90,000. Equation is equal. Every time this is a new balance sheet. Now let us take the third transaction, purchase goods on credit.
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, हमारे स्टॉक में 20,000 रुपये का और सामान आ जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट पे लिया गया है इसलिए कैश में नो इम्पैक्ट, कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, डेटर से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम उधार खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो 20,000 रुपये का हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, वी विल राइट द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट दिखाते हैं, ये 60,000 का 60,000 ही रहेगा, मगर ये स्टॉक में हमारे पास गुड्स कितना हो जाएगा 50,000, फर्नीचर में कोई डिफरेंस नहीं, डेटर्स में कोई डिफरेंस नहीं, और क्रेडिटर्स 20,000 के और कैपिटल 90,000, 1,10,000 and this 60,000 plus 50,000 is also 1,10,000 equal. So this should always be equal in every transaction. Let us come to the fourth transaction, purchase furniture for cash. Purchased furniture for cash. कैश से खरीदा है फर्नीचर, मतलब क्या हुआ है, कैश गया है फर्नीचर आया है। कैश गया कितने का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 यानी 5,000 हमारे पेटी से चला गया, प्लस स्टॉक में कुछ नहीं हुआ इसलिए 0, प्लस फर्नीचर कितने का आया 5,000 का, प्लस डेटर्स में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। एंड व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, नेट इफेक्ट, नाउ कैश पोजीशन विल गेट चेंज। अब हमारे पास 55,000 रुपये ही बचा क्योंकि 5,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, ये 50,000 10 का 10 वैसा ही रहेगा, 5,000 फर्नीचर में आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे डेटर्स 10 का 10 होगा, ये 20,000 10 का 10 और ये 90,000 एज इट इज, 1,10,000 and इधर 55,000, 5,000, 60,000 plus 50,000, 1,10,000 equal. So this should be equal at every stage, at every transaction. Then only your equation will be correct. Now let us come to the fifth transaction, that is paid rent 3,000. Paid rent rupees 3,000, 3,000 रेंट पे किया, किराया पे किया, तो कैश से पैसा गया इसलिए -3,000। आया क्या, कुछ नहीं आया, यूसेज चार्ज, जिस बिल्डिंग को रेंट पे लिया था उसका किराया हमने दिया है 3,000। हर खर्चा कैपिटल को कम करता है, इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल से माइनस करेंगे 3,000। Every expense or loss is a charge against capital, and every profit and income will increase the capital. तो यहाँ पे 3,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं, इससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होना है, यहाँ पे कुछ नहीं होना है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं होना है। What will be the net impact? Let us see net effect. This is 52,000. This is 50,000. This is 5,000. This is 0. This is 20,000, and this is 87,000. Means 20, 80, 1,07,000. देखें इधर भी 1,07,000 है, 50, 50, 1,00,000, 5,000, 2,000, 1,07,000 बराबर है। इक्वेशन इज करेक्ट। लेट अस टेक द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कितना कमीशन है 1,000। कमीशन मिला यानी क्या मिला, पैसा मिला, यानी हमारी पेटी में कैश बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे कर दिया +1,000।
स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं, लेकिन कैपिटल ने कहा था आपसे हर खर्चा हमारे कैपिटल को कम करता है और हर इनकम हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए ये 1000 रुपए हमारे कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसको प्लस कर देंगे। व्हाट विल बी द नेट इम्पैक्ट? नेट इफेक्ट 53,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 88,000। लेट अस चेक। 88 और 20 1,08,000, 50 50 1 5 3 1,08,000 बराबर है 21। लेट अस टेक अनदर ट्रांजैक्शन। विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला बिजनेस से प्रोप्राइटर ने, ये भी एक खर्च माना जाता है, एक लॉस माना जाता है। तो आपकी पेटी से तो पैसा गया, बिजनेस की पेटी से पैसा गया, इसलिए यहां पे हम कितना निकाला है 2000 माइनस 2000। प्रोप्राइटर के पास आया है लेकिन बिजनेस से गया, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की, इसलिए बिजनेस के खाते से पैसा निकल गया, इसलिए माइनस 2000। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 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 लेकिन ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, हमारी कैपिटल को कम करेगा, इसलिए माइनस 2000। सो नेट इफेक्ट क्या होगा? 53,000 से 2,000 घटाया 51,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, 0 20,000 और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 86,000। कितना हुआ? 1,06,000। 50 50 1,01,000 1,06,000 बराबर है, यानी इक्वेशन हमारा सही जा रहा है। लेट अस टेक द सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, कितना? 50,000 में सेल किया, लेकिन कॉस्टिंग कितनी है? 30,000, यानी हमारा स्टॉक जो निकला है वो 30,000 निकला, लेकिन हमको जो उसकी वैल्यू मिलने वाली है वो 50,000 है। कैश में नहीं मिल रही है, क्रेडिट में मिल रही है, इसका मतलब डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारे स्टॉक से कितना पैसा, कितना स्टॉक माइनस होगा? 30,000। कॉस्टिंग 30,000 लिखा है, यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 30,000 फॉर ₹50,000। उसकी कॉस्टिंग 30,000 है, यानी हमारे स्टॉक से 30,000 का सामान निकला है, इसलिए 30,000 में माइनस करेंगे। कैश में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम कैश बिक्री नहीं कर रहे हैं, हमने क्रेडिट सेल किया है। फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमने क्रेडिट सेल किया है तो हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम प्लस 30,000, सॉरी हमने सामान कितने का बेचा है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है 50,000, ये दिखला दिया हमने, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कैपिटल में फर्क पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है। हमने 30,000 का सामान 50,000 में बेचा, यानी 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। सो नेट इफेक्ट क्या होगा? 51,000 प्लस 20,000। स्टॉक हमारा 20,000 किलो बचा है, 20,000 निकल गया, प्लस 5,000 प्लस 50,000 डेटर्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,06,000। फिर से जोड़ के देखें, 1,26,000 क्या ये है? 50 20 70, 1 20 1 25 1 1 26, बिल्कुल सही है। लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, पेड टू क्रेडिटर्स। यह था इसका नेट इफेक्ट। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया? ₹10,000। ₹10,000 तो पे करेंगे किसी को पैसा तो पेटी से पैसा निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए 10,000। स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं,
क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के थे, जिसमें से 10,000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर कितने बचेंगे? 10,000 के। 10,000 यहाँ माइनस कर देंगे और कैपिटल पे कोई असर नहीं। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? फाइनल इक्वेशन ये बनेगा 41,000 कैश, 20,000 स्टॉक, फर्नीचर 5,000 और डेटर्स 50,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 10,000 प्लस कैपिटल 1,06,000। It is again 1,26,000. Sorry, this is 10,000. This is 1,06,000. Means 1,16,000. And let us check here. 40, 20, 60, 50, 1, 10, 1, 15, 1, 16. बिल्कुल सही, 1,16,000। यानी ये बराबर है। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही बना है। आइए अब इस फाइनल इक्वेशन को हम बैलेंस शीट के रूप में देखें। दिस इज योर बैलेंस शीट। दिस इज liabilities and capital amount rupees, assets and rupees. So cash, how much cash is there? 41,000. So we will write cash here, 41,000. Stock 20,000. Stock 20,000. Then furniture 5,000. And debtors 50,000. Let us come to liability side. Creditors 10,000. And capital 1,06,000. Total 1,16,000. Here also 1,16,000. तो आप देख सकते हैं कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस शीट बन जाता है। हमने फाइनल इक्वेशन का बैलेंस शीट यहाँ तैयार किया है। आप चाहें तो हर इक्वेशन, हर नेट इफेक्ट का बैलेंस शीट बना सकते हैं। So accounting equation is nothing else but it represents the balance sheet. I hope आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना आ गया होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप अपने बुक्स में दिए गए क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और एनी एंट्री इज पोजिंग डिफिकल्टी फॉर यू, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. I will answer your questions. So thank you for joining, and please do not forget to share with your friends. And if you like, if you understand the way I teach, please comment in the comment section and give your likes and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you, students.